इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन बी से शुरू कर रहे हैं अपन। पहला क्वेश्चन B1। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज। एक चार्ज ने जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी वैल्यू दे रखी है, वो छोटा सवाल है। और हमें पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अपन जानते हैं E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q। और अगर E का मैग्नीट्यूड लिखना है अगर अपने को, तो क्या हो जाएगा, E का मैग्नीट्यूड बराबर F का मैग्नीट्यूड अपॉन Q। तो F का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है अपने को 25 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, और Q की वैल्यू रखी है 5 इंटू 10 की पावर -6 गुलाम। तो इससे अपने को E की वैल्यू पता लग जाएगी। यह है पहला सवाल। और अब क्वेश्चन नंबर 2 वाले में क्या दिया हुआ है अपने को। 2 वाले क्वेश्चन में दो प्लेट दे रखी हैं और उनके बीच में अपन ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है। कितनी वैल्यू का लगाया हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, 91 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट पर मीटर। और फिर एक इलेक्ट्रॉन को अपन ने सिमेट्रिकली भेजा है बिटवीन द प्लेट, और किस वेलोसिटी से भेजा है, V0 4 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड से। और प्लेट की लेंथ भी दे रखी है अपने को, और हमसे पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट टू द फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से बाहर आया है तो उसका डेविएशन कितना हुआ है ये हमें पता लगाना है। और ये इलेक्ट्रॉन है, और इस प्लेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों प्लेट के बीच में, वो E की वैल्यू जो है वो नीचे की तरफ। अब इसकी डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ, तो इस पर जो फोर्स लग जाएगा वो किधर की तरफ लग जाएगा, E इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो फोर्स लग जाएगा ऊपर की तरफ। तो फोर्स ऊपर की तरफ लगा तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इसका ऊपर की तरफ, E अपॉन M। कैसी वैल्यू का आएगा, कांस्टेंट, क्योंकि E कांस्टेंट, M कांस्टेंट, E कांस्टेंट। तो ये जो एक्सेलरेशन आया है इस y डायरेक्शन में, ये कैसा, कांस्टेंट वैल्यू का, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और इसको हमने कुछ वेलोसिटी दे दी यहां से V0, तो V0 वेलोसिटी दे दी यहां से। तो अभी यहां से जब चलना है यहां से सीधे, तो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। इनिशियल वेलोसिटी जो दी है अपन ने वो कौन सी डायरेक्शन में, x में। और इलेक्ट्रॉन जब यहां से जा रहा है तो इसको जो फोर्स लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में है, y में। तो y वाले एक्सेलरेशन कारण y वाले डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी आएगी। तो ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल पाथ में जा रहा होगा। अब जब यहां से बाहर निकलेगा तो हमें पता लगाना है कि इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। तो हॉरिजॉन्टली यहां से जाना शुरू हुआ था, तो एंगल ऑफ डेविएशन को अपन ने थीटा मान लिया। तो टेन थीटा की वैल्यू पता लगानी है अपने को। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा यहां से, ये y वाला वैल्यू और ये x वाला वैल्यू। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है, अगर अपन y वाली वेलोसिटी पता लगा लें तो vy, और x वाली वेलोसिटी vx। तो टेन थीटा बराबर हो गया यहां से अपने पास कितना, vy अपॉन vx। अब vx तो बदलेगा नहीं, क्योंकि x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं, तो x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए vx जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो vx कांस्टेंट रहना है, तो vx की वैल्यू तो कितनी रहनी है, v0। vy की वैल्यू बदलनी है, तो vy निकाल लें अपन। तो vy की वैल्यू कितनी बन जाएगी, vy बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, थोड़ा नीचे लिखें, vy बराबर uy प्लस ay इंटू टी। अब टी पता लगाने के लिए हमें यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये दे रखी है कि इसकी L लेंथ कितनी है। तो L लेंथ दे रखी है, तो इस L लेंथ की मदद से अपन यहाँ पे x डायरेक्शन में इक्वेशन लिखें t पता लगाने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो v0 t, और x का एक्सेलरेशन तो 0 है, तो यहां से अपने को t की वैल्यू पता लग गई, कितना, t बराबर L अपॉन v0। हमें निकालना है vy, तो vy निकालने के लिए vy बराबर uy प्लस ay इंटू टी। तो y डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है ये वाली डायरेक्शन की, वो 0 है, y में एक्सेलरेशन है, तो y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी 0, और y का एक्सेलरेशन कितना हो गया, E बाई m। और टाइम जो लगा t वो किसके बराबर, L अपॉन v0। तो यहाँ डाल दिया L अपॉन v0। तो y की जो वेलोसिटी है वो आ गई अपने पास कितनी, EL अपॉन mv0। यह है y डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये यहाँ डाल दें अपन इस वाली जगह पे। तो ये हो गया अपने पास EL अपॉन mv0। और यहां से अपने को पता लग गया कितना, वैल्यू आ गई यहां से कितनी, ये v0 नीचे चला गया, तो EL अपॉन mv0 स्क्वायर, ये टेन थीटा की वैल्यू हो गई। तो थीटा की वैल्यू लिखना चाहे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स EL अपॉन mv0 स्क्वायर। तुमसे पूछा है कि एंगल की वैल्यू कितनी है, तो यहां से टेन थीटा यानी थीटा बराबर आ गया टेन इनवर्स EL अपॉन mv0 स्क्वायर। यहां से वैल्यू डाल दी अपन ने इधर की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2।
सारी वैल्यूज दे रखी है, तो इससे अपने को एंगल की कांस्टेंट वैल्यू पता लग जाएगी जो दे रखा है अपने को 45 डिग्री। ये है क्वेश्चन नंबर 2। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट चार्ज एंड बी। तो 2 पॉइंट चार्ज है ए और बी, और ए के 4 माइक्रोकूलम 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, और दूसरा वाला है -64 इंटू 10 की पावर माइनस 6 यानी -64 माइक्रोकूलम। और एक दूसरे से जो सेपरेशन है उनकी वो दे रखी है अपने को 90 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछा है, लोकेट द पॉइंट्स, पॉइंट्स यानी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए लोकेट द पॉइंट्स ऑन द लाइन ए बी ऑन और ऑन इट्स एक्सटेंशन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी वो पता लगाना है अपने को। तो क्वेश्चन नंबर इस बारी 3, और जो दो चार्ज दे रखे हैं अपने को वो है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ये वाला चार्ज, और दूसरा जो चार्ज है वो 64 -64 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन भी दे रखी है अपने को, और वो क्या है, वो है 90 सेंटीमीटर। और हमें पता लगाना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। तो इस पोजीशन का नाम है ए, जहां पर ये चार्ज रखा हुआ है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और इसका नाम है बी। तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाने के लिए, जैसे हमको तो फोर्स की आदत होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह, तो फोर्स की आदत होती है, तो फोर्स के लिए हम क्या करते हैं कि एक कूलम चार्ज एज्यूम कर लेते हैं। तो एक कूलम चार्ज एज्यूम करें, तो एक कूलम चार्ज अगर अपन इधर की तरफ रखेंगे तो इसके कारण रिपल्शन और उसके कारण अट्रैक्शन। तो यहां पॉसिबिलिटी बन रही है। इसके अलावा यहां पर देखें तो यहां पर इसके कारण रिपल्शन और इसके कारण अट्रैक्शन, तो दोनों ही डायरेक्शन इधर की तरफ आ रही है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इधर की तरफ देखें तो इसके कारण अट्रैक्शन और इसके कारण रिपल्शन, लेकिन इस चार्ज की वैल्यू भी ज्यादा है और इससे सेपरेशन भी कम है, तो उससे क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर में आर कम होने से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और क्यू ज्यादा होने से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। दोनों ही कारणों से इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही होगी। इस कारण से इधर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसकी और इसकी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता है, इसलिए बी के इधर पॉसिबल नहीं है। हाँ, डायरेक्शन तो अपोजिट आई है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों ही कारणों से की वैल्यू इधर की तरफ इसकी ज्यादा है। अब क्या है कि अगर इसका क्यू ज्यादा है इधर की तरफ, यहां के लिए इसका क्यू ज्यादा है तो फिर सेपरेशन भी ज्यादा है, तो क्यू भी ज्यादा आर भी ज्यादा, तो फिर ये वैल्यू जो है इधर की तरफ जीरो होना पॉसिबल है, क्योंकि इधर क्यू ज्यादा होने से आर ज्यादा होकर के वैल्यू एडजस्ट हो गई। तो इस वाली साइड पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जब पाएगा तो पोजीशन पता लगी अपने को कि किधर की तरफ जीरो हो सकता है। तो यहां जीरो नहीं हो सकता, डायरेक्शन सेम थी इसलिए। यहां जीरो नहीं हो सकता क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम नहीं आ पाएगा इसलिए, लेकिन इधर वाली पोजीशन पर इसकी वैल्यू जीरो होना पॉसिबल है। तो हमें पूछा है कि लोकेट द पॉइंट, तो पॉइंट इधर की तरफ आ गया, माना कि डिस्टेंस यहां से एक्स पर है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, माना मन में कूलम चार्ज मान लिया अपन ने, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो इधर की तरफ ई ए, और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो उधर की तरफ ई बी। तो माइनस साइन का हमने यूज कर लिया है ये डायरेक्शन दिखाने में। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना रह गया अपने को, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना हो गया इसके कारण, के और इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसके लिए इस वाले के लिए के और इंटू 64 इंटू 10 की पावर माइनस 6 के क्यू अपॉन, और सेपरेशन कितनी जाएगी 90 प्लस एक्स, सेंटीमीटर में लिख रहे मान लो, एक्स भी सेंटीमीटर में, तो 90 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इसमें हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी रह गई, तो इससे हमें एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी। ये था B3। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर B4 वाले में क्या दिया हुआ है, 4 वाले में 3 पॉइंट चार्ज क्यू नॉट आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए। है तो स्क्वायर लेकिन 3 चार्ज तो क्यू नॉट वैल्यू वाले रखे हुए हैं। और फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द 4th कॉर्नर, 4th कॉर्नर वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। तो ये स्क्वायर लिया अपन ने, और स्क्वायर पे एक चार्ज यहां रख दिया क्यू नॉट, एक यहां रख दिया क्यू नॉट, एक यहां रख दिया क्यू नॉट, और इस पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। और इसकी साइड जो है वो ले लिया अपन ने ए, तो ये ए, ये वाला भी ए, और ये डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं कुछ भी, जैसे मान लो ए नाम दे दिया अपन ने इसका, तो इस क्यू नोट के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आएगा, इस वाले डायरेक्शन में, और ये जो इधर की तरफ आया इसका नाम लिख दिया अपन ने ई, और ई की वैल्यू लिखना चाहें तो कितना बनेगा ई का वैल्यू, ये हो गया के क्यू नोट अपॉन ए स्क्वायर, और इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ जाएगा। और
के क्यू अपॉन ए स्क्वायर में ए स्क्वायर होगा वही, इसलिए इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई ई। और ये वाली सेपरेशन कितनी हो जाएगी, ये है ए और ये है ए, तो ये कितना हो गया √2a। तो इसका मतलब ई डैश बोलना चाहें अगर अपन इसको, तो ई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये वाली डायरेक्शन में, ई डैश बराबर ये हो गया के क्यू नॉट अपॉन √2a का होल स्क्वायर। और √2a वाली सेपरेशन हो गई, तो कितना बन गया वैल्यू के क्यू नॉट अपॉन 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर, यानी अब इसे भी ई के टर्म में लिखना चाहें तो ई के टर्म में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e/2। तो ई डैश की वैल्यू आ गई अपने पास e/2। एंगल की बात करें अगर अपन, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये सेपरेशन है ए और ये वाली भी ए, तो tan थीटा a/a से कितना हो गया 45 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है वो आ गया कितना 45 डिग्री। तो अगर अपन इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें, इसका ई का इसका और इस वाले ई का, इन दोनों ई का रिजल्टेंट निकालें तो कितना हो जाएगा ये √2e इस वाली डायरेक्शन में, और ये जो ई डैश है ये भी इसी डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में वैल्यूज आ गई तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा। इसके कारण जो आया है ये ई डैश वो इधर की तरफ, और इन दोनों कारण जो ई आया है वो भी इधर की तरफ, तो ई डैश भी इधर की तरफ ही, और ये जो ई और ई मिलाकर इधर की तरफ बना √2e वो भी इधर की तरफ ही, तो दोनों मिलाकर टोटल ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट बराबर √2e प्लस ई डैश, और वैल्यू डाल दें √2e प्लस ई डैश में √2 और ई कितना, ये है के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस ई डैश कितना, ई डैश इज e/2, e/2 यानी कितना, ये हो गया के क्यू नॉट अपॉन 2a स्क्वायर। तो टोटल मिलाकर जो वैल्यू है ये बन गया कितना, इसमें से के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये बन गया √2 + 1/2, तो ई नेट हो गया के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर और इंटू √2 + 1/2। ये ई नेट की वैल्यू हो गई अपने पास, ई नेट। ये है B4। इसके बाद B5 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट चार्ज 3 माइक्रोकुलाम एंड 2.5 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड एट, पोजीशन दे रखी है उनकी कोऑर्डिनेट 1,1,2 मीटर में, और बी वाले के लिए 0,3,-1। और फिर हमें क्या पता लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगानी है दो चार्ज के कारण किसी तीसरी पोजीशन पर। तो एक चार्ज जैसे ये वाला है Q1 और दूसरा चार्ज ये वाला है Q2, इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोकुलाम, और इसकी जो वैल्यू है Q2 वाले की ये कितनी है 2.5 माइक्रोकुलाम। और हमें इसके कारण जहां पर वैल्यू पता लगानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो है C, और वो कहाँ पोजीशन क्या है उसकी, वो है 3,3,3, और इनकी पोजीशन 1 वाले की पोजीशन है 1,1,2, और इसकी पोजीशन है 0,3,-1। अब हमें पता लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली पोजीशन पर, तो इसी कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर की तरफ E1 वेक्टर, और इसी कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर की तरफ E2 वेक्टर। तो ई नेट वेक्टर लिखना चाहें अगर अपन, तो ई नेट वेक्टर कितना हो जाएगा, इन दोनों का वेक्टर एडिशन क्योंकि एंगल पर है, तो ये बन जाएगा E ड्यू टू 1 E1 वेक्टर प्लस E ड्यू टू 2 यानी E2 वेक्टर। तो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर की वैल्यू निकालें तो E1 वेक्टर कितना हो गया, E1 वेक्टर इक्वल टू ये हो गया अपने पास के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, तो ये हो गया के क्यू R1 वेक्टर अपॉन R1 क्यूब। यहाँ E1 वेक्टर की वैल्यू है, और ऐसे ही E2 वेक्टर लिखना चाहें तो E2 वेक्टर कितना हो जाएगा, E2 वेक्टर इक्वल टू हो गया के Q2 R2 वेक्टर अपॉन R2 क्यूब। अब वैल्यूज निकालें, जैसे R1 वेक्टर की वैल्यू लिखें और R2 वेक्टर की वैल्यू लिखें, तो R1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर बराबर ये है डायरेक्शन, तो x2 - x1 i कैप यानी कितना 3 - 1 i कैप यानी 2 i कैप प्लस 3 - 1 j कैप यानी कितना 2 j कैप, और प्लस 3 - 2 k कैप यानी कितना 1 k कैप। और ऐसे ही R2 वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 वेक्टर बराबर ये हो गया अपने पास 3 - 0 यानी 3 i कैप प्लस 3 - 3 यानी 0 j कैप, और 3 - -1 यानी कितना 4 k कैप। तो अपने पास R1 वेक्टर R2 वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड है, ये दोनों वैल्यू डालेंगे तो इससे अपने को ई नेट वेक्टर की वैल्यू पता लग जाएगी। ये है B5। सॉलिड स्फीयर के फॉर्मूले और होलो स्फीयर के फॉर्मूले के बाद अब अपन वायर पे आते हैं। वायर की थ्योरी जो है अपने CSS सर ने आप लोग को पढ़ाई थी, उसे कुछ एग्जाम्पल रह गए थे अपने, वो एग्जाम्पल अपन देखते हैं। तो वायर के लिए क्या फॉर्मूला देखा अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर,
ये लेमडा अगर इसकी चार्ज डेंसिटी है और इस पॉइंट पर हमें आंसर निकालना था, तो हमने इसके दोनों एंड को ज्वाइन किया था ऐसे, पी पॉइंट से दोनों एंड को ज्वाइन किया था, और ये वाला एंगल θ1 लिया था अपन ने, और इधर ऊपर की तरफ तब तक घूमे थे जब तक कि ऊपर वाली पोजीशन वाला पॉइंट ना मिल जाए, और इधर नीचे की तरफ तब तक घूमे थे जब तक नीचे वाला ना मिल जाए, और ये एंगल θ2 था, और चार्ज डेंसिटी अगर प्लस लेमडा थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर हमने ऐसे लिखा था, क्या आंसर लिखा था इसका, k लेमडा बाय आर, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट इस पोजीशन पर। वायर के पैरेलल वाले कंपोनेंट को हमने ई पैरेलल बोल दिया था, और वायर के परपेंडिकुलर वाले को ई परपेंडिकुलर। तो पहले अगर अपन E8P परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लिखे तो क्या बन गया, k लेमडा बाय आर और साइन θ1 प्लस साइन θ2, और पैरेलल वाला कंपोनेंट लिखे ई पैरेलल तो क्या बना, k लेमडा बाय आर और इंटू कोस θ2 माइनस कोस θ1। ये जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है इसमें तो बीच में क्या है, प्लस आ रहा है, तो इसलिए इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा है अपने को कि θ1 θ2 हमने अगर चेंज भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, यानी अगर इसका नाम θ2 हो गया और इसका नाम θ1 हो गया तो यहाँ साइन θ2 प्लस साइन θ1 बन रहा होगा, लेकिन यहाँ ये θ1 θ2 बनने से मैग्नीट्यूड तो वही आएगा लेकिन आंसर बदल जाएगा। तो उसके लिए अपन क्या करें कि ई पैरेलल का मैग्नीट्यूड निकाल लें, और θ1 θ2 ये वाली जो टर्म है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें अपन, और साइन हम अलग से डिसाइड कर लेंगे। स्पेशली हम उस केस के लिए बात कर रहे हैं जैसे मान लो वायर यहाँ पर है और ये पॉइंट पी है, अब हमें इस पी पॉइंट पर आंसर निकालना है तो अपन इन दोनों एंड से ज्वाइन कर लिया इसको। अब θ1 θ2 लिखना है अपने को, तो इसमें से इसे क्या लिखें, θ1 या θ2, तो उन दोनों से इंडिपेंडेंट हो गए अपन, मर्जी पड़े जिसका नाम θ1 दो, मर्जी पड़े जिसका नाम θ2 दो। यहाँ तो क्या है, परपेंडिकुलर वाले केस में तो प्लस आना है, इस वाले केस में हम डायरेक्शन अलग से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे डायरेक्शन समझने के लिए, जैसे ये वायर है अपने पास और अगर दोनों तरफ से एंगल इक्वल इक्वल है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है मान लो और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है, दोनों तरफ से अगर एंगल बराबर बराबर है, ये भी 30 डिग्री और ये वाला भी 30 डिग्री, तो इस वाले एलिमेंट के लिए जो यहाँ पर ई की डायरेक्शन आएगी उसके जो दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, और ऐसे ही इधर वाले एलिमेंट के लिए जो डायरेक्शन आएगी उसके जो दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल, उसमें ऊपर वाला कंपोनेंट और नीचे वाला कंपोनेंट हर बार कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों एंगल इक्वल इक्वल है। लेकिन मान लो दोनों एंगल इक्वल नहीं होते, एक एंगल ज्यादा एक एंगल कम होता, जैसे मान लो ये 45 डिग्री तक होता और ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री तक होता, उस स्थिति में क्या होता, उस स्थिति में 30 डिग्री वाली पोजीशन तक, यानी जहां तक 30 डिग्री बनेगा वहां तक वाली पोजीशन के लिए तो ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन जो एडिशनल 15 डिग्री बचा है उस वाले केस के लिए ये वाले कंपोनेंट बचे रहते हैं। तो बताओ डायरेक्शन किधर की तरफ बची रहती, इस वाले पोर्शन के लिए जो पैरेलल वाला पार्ट है वो किधर की तरफ बचा रहता, नीचे की तरफ बचा रहता। तो नीचे की तरफ बचा रहता क्यों, क्योंकि वो 15 डिग्री एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ है और प्लस लेमडा चार्ज डेंसिटी हमने मानी है, तो ये नीचे की तरफ बचा रहता। तो इसका मतलब हमने यहां से तो निकाल लिया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने यहाँ अलग से डिफाइन कर दी कि ऊपर वाला एंगल ज्यादा था, तो जो ई पैरेलल वाला पार्ट है उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ बचेगा या नीचे की तरफ। तो इस 30 और 45 डिग्री वाले केस में किधर की तरफ बचा, नीचे की तरफ। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पर ये एंगल ले लें अपन, कुछ ये वाला एंगल है मान लो 30 डिग्री और इधर जो है ये वाला एंगल बढ़ा करके अपन ने कुछ 60 डिग्री तक ले लिया। अब हमें प्लस लेमडा चार्ज डेंसिटी है और इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर निकालना है। तो ई परपेंडिकुलर तो वायर के परपेंडिकुलर वाला हमने डिफाइन कर ही दिया कि इधर की तरफ बनेगा, ई पैरेलल वाला किधर बनेगा, तो यहाँ 30 डिग्री वाली पोजीशन तक तो एलिमेंट के ये वाले पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 30 डिग्री के बाद वाले में जो एक्स्ट्रा बचेगा उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो इधर की तरफ आ रही होगी, वो इधर की तरफ आ रही होगी, तो उसके कारण जो कंपोनेंट बनेगा इस वाले कारण वो इधर की तरफ बन जाएगा, तो वायर के पैरेलल वाला का पार्ट इधर की तरफ आ जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या बोलना चाहते हैं अपन, हम ये बोलना चाहते हैं कि परपेंडिकुलर वाले केस के लिए तो θ1 और θ2 किसी का भी नाम दे दो, आंसर जो है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पैरेलल वाले में हमने कहा कि हमें θ1 θ2 किसे नाम देना है उससे फर्क ना पड़े, इसके लिए हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, यानी ये 0.6 और ये 0.3 है, तो 0.6 माइनस 0.3 0.3 बने, या उल्टा भी कर दिया अपन ने, और ये 0.3 माइनस 0.6 0.3 का मैग्नीट्यूड माइनस 0.3 का मैग्नीट्यूड फिर भी 0.3 बना, और डायरेक्शन हमने यहाँ पर इस तरह से अलग से पता लगा ली। इस तरह से अपन ई पैरेलल वाले पार्ट का भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो ई पैरेलल का आंसर हमने निकाला है इस वाले केस के लिए, इसमें स्पेशल केस की बात करें अब अगर अपन कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर निकालना है जैसे अपने को, और
इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाले केस के लिए आंसर निकालना है। तो इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, वायर की लेंथ जो है वो इनफाइनाइट हो जाए, तो उस वाली स्थिति में किस तरह से आंसर निकाल रहे होंगे। तो इनफाइनाइट लेंथ होने का मतलब क्या है, ये ऊपर की तरफ जाएगा और इनफाइनाइट तक जा रहा होगा, तो ये एंगल बढ़ता 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 कहां तक चला जाएगा, 90 डिग्री वाली पोजीशन तक। और ऐसे ही ये वाला एंगल बढ़ता बढ़ता कहां तक चला जाएगा, 90 डिग्री वाली पोजीशन तक। तो ई परपेंडिकुलर और पैरेलल का आंसर लिखे तो θ1 θ2 दोनों की वैल्यू 90 डाल दे, तो ई परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो गया, ये 1 और ये 1, तो इसका मतलब 2k लेमडा बाय आर। और ई पैरेलल का आंसर कितना हो गया, 0। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए जो आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, वह क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया है 2k लेमडा बाय आर। और डायरेक्शन जो है वो क्या, कौन सी वाली आ गई है, ई परपेंडिकुलर वाली, यानी वायर के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन, यानी 2k लेमडा बाय आर और इनटू आर के, ये डायरेक्शन आ गई किसके लिए, इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए। और सेमी इनफाइनाइट वायर होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट वायर का मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो सेमी इनफाइनाइट वायर देखें। तो सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब है एक तरफ तो वायर इनफाइनाइट तक हो और दूसरी तरफ वायर जो है वो सेमी इनफाइनाइट वायर, दूसरी तरफ वायर ही ना हो। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए आंसर निकालना आते हैं अगर अपन, तो किस तरह से निकालेंगे सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, ये है सेमी इनफाइनाइट वायर, इस पॉइंट पी पर आंसर हमें निकालना है। इसके एक तरफ तो इनफाइनाइट तक वायर है और दूसरी तरफ वायर ही नहीं है, तो इस केस में θ1 की वैल्यू कितनी जाएगी, उधर इनफाइनाइट तक है तो 90, और इधर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी θ2 वाली, वो 0। तो ई परपेंडिकुलर का आंसर आ गया अपने पास क्या, k लेमडा बाय आर, और ई पैरेलल का आंसर भी कितना, k लेमडा बाय आर। डायरेक्शन अलग से निकालने अपन, तो इस पॉइंट पी पर अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे आएगी डायरेक्शन, ये एलिमेंट ले लो प्लस लेमडा, अगर इस पर चार्ज डेंसिटी है तो इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया ऐसे, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर और एक नीचे की तरफ। तो ये वाला जो पार्ट है वो बना कितना, k लेमडा बाय आर, और ये वाला जो पार्ट बना वो कितना, k लेमडा बाय आर। और रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इन दोनों का मिलाकर नेट इधर की तरफ हो जाएगा √2k लेमडा बाय आर, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का आंसर 2k लेमडा बाय आर, डायरेक्शन जिस पॉइंट पर हम आंसर निकाल रहे हैं वहां से परपेंडिकुलर डाला, और उस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वायर के परपेंडिकुलर, और उस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग यानी आर केप के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए ई और आर का ग्राफ देखना चाहें तो ई आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ई और आर का जो ग्राफ है वो इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना सकते हैं अपन, ई और आर का ग्राफ। तो ये हुआ वायर के लिए आंसर। अब वायर के लिए कुछ एग्जाम्पल देखना चाहें अपन, सेमी इनफाइनाइट वायर का एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो ये है एक वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, जिसमें इधर इनफाइनाइट तक है, और इस वाली पोजीशन पर यहां से आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिखानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। और मान लो कि ये जो वायर है यहां से 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे बना हुआ है, तो ये है सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इसकी इधर वायर नहीं है, और इस पी वाले पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगानी है। तो इसके लिए आंसर तो याद ही अपने, k लेमडा बाय आर, k लेमडा बाय आर। तो एक तो वायर के पैरेलल, अब पैरेलल में किधर, ये एलिमेंट लिया ना, तो ये डायरेक्शन बनी ऐसे, तो वायर के पैरेलल इधर की तरफ, दो पोजीशन थी इधर और इधर, तो उसमें एलिमेंट लिया तो एक डायरेक्शन इधर की तरफ बनी, और वैल्यू क्या आ गई इसकी, k लेमडा बाय आर। और एक वायर के परपेंडिकुलर, तो वायर के परपेंडिकुलर नहीं इधर की तरफ, और ये डायरेक्शन, ये वैल्यू आ गई कितनी, k लेमडा बाय आर। ये एंगल 45 डिग्री होने से क्या हुआ, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो गया, यहाँ लाइन बनाया सीधी, तो ये 45 45, तो रिजल्टेंट जो बना √2k लेमडा बाय आर, उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगी, यानी क्या, माइनस jk वाली डायरेक्शन में। और ऐसे ही जो है अगर अपन आंसर निकालना आते हैं, जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में ये वायर दिया हुआ है और फिर उसके बाद ये रिंग दे रखी है, हाफ रिंग, और फिर से ये वायर दिया हुआ है, तो ये लेमडा चार्ज डेंसिटी, ये लेमडा चार्ज डेंसिटी, लेमडा यानी प्लस लेमडा, और ये भी लेमडा चार्ज डेंसिटी, और ये जो पोर्शन है ये वाला, ये सेमी सर्कुलर रिंग हो गई, तो ये है सेमी सर्कुलर रिंग। अब हमें सेंटर वाली पोजीशन पर आंसर निकालना है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो आर के बराबर। तो डायरेक्शन लिखे, सबसे पहले ये एलिमेंट लिया, तो इसी कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, तो ये बन गया एक इधर की तरफ k लेमडा बाय आर, और एक नीचे की तरफ
k लेमडा बाय r। और ऐसे ही इधर एलिमेंट ले लें, इसके लिए डायरेक्शन यूं बनी, उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर और एक इधर की तरफ, तो बन गया k लेमडा बाय r और k लेमडा बाय r। टोटल मिलाकर हो गया इधर 2k लेमडा बाय r। और इस वाली रिंग के लिए क्या बनेगा, किधर बनेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ बनेगा तो उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई और वैल्यू क्या होगी 2k लेमडा बाय r। तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो बताओ टोटल मिलाकर नेट वैल्यू कितनी आ गई इस वाले पॉइंट पर, ये वैल्यू आ गई 0। तो सेमी इनफाइनाइट वायर और सेमी सर्कुलर रिंग का मिला करके ये एग्जाम्पल हो गया। ये था वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। वायर के लिए और भी कुछ देखना चाहें अपन, जैसे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लें और उसके लिए आंसर निकालें। तो जैसे मान लो कि एक वायर है और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और हमने स्पेस में कुछ पॉइंट लिए हैं और जहां पर हम आंसर निकालना आते हैं, और इस पे चार्ज डेंसिटी लेमडा है, ये एक्स एक्सिस है मान लो, और ये वाला जो है वो वाई एक्सिस है, और ये वायर जेड एक्सिस के अलोंग है ऐसे इस तरह से, और ये ओरिजिन हो गया 0 0 0। अब कुछ पॉइंट सेलेक्ट करते हैं अपन, जैसे एक पॉइंट सेलेक्ट किया यहाँ पर ए और एक्स एक्सिस है, इसलिए कोऑर्डिनेट क्या ले लें 3,0,0। ये वाई एक्सिस है, यहाँ कोऑर्डिनेट ले लिया अपन ने 0,4,0। एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हो गया 3, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो हो गया 4, और जेड कोऑर्डिनेट जो है वो हो गया 0। अच्छा, एक्स इधर की तरफ है और वाई जो है वो बाहर की तरफ है, तो एक्स क्रॉस वाई से, एक्स ऐसे और वाई ऐसे, तो प्लस जेड नीचे की तरफ हो गया, तो डायरेक्शन प्लस जेड हो गई, तो ऊपर वाली डायरेक्शन जो है वो माइनस जेड हो गई। तो ये भी पॉइंट जो लिया था अपन ने 3,0,0 यहाँ पर, और उसके बाद 0,4,0 यहाँ पर, और फिर इसके बाद ये पॉइंट यहाँ लिया 3 ऐसे और 4 ऐसे, ये वाला पॉइंट, इसका नाम दे दिया मान लो सी। और अब एक पॉइंट जो है यहाँ जो लिया था इसके ठीक ऊपर यहाँ जाकर के लेते हैं, यानी यहाँ वाली पोजीशन पे ले लिया इसी लाइन में यहाँ पर, और कोऑर्डिनेट ले लिया मान लो 3,4,-6। तो जो पॉइंट्स लिए हैं वो दिखाते हैं यहाँ पर 3,0,0, ये 0,4,0, और फिर ये वाला 3,4,0, और फिर ऊपर की तरफ यहाँ पर 3,4,-6। तो इन सब पॉइंट पर एबीसीडी चारों पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है ड्यू टू दिस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और चार्ज डेंसिटी जो इसमें दे रखी है वो है प्लस लेमडा। तो अभी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर देखा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, क्या आंसर था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो 2k लेमडा बाय आर और इंटू आर के, डायरेक्शन है आर के वाली डायरेक्शन। तो सबसे पहले पॉइंट ए की बात करें तो ये 3 डिस्टेंस पर है, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आएगा 2k लेमडा बाय 3, और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग यानी आई के। तो ए वाले पॉइंट पर आंसर क्या हो गया, E8 पोजीशन ए इज 2k लेमडा बाय 3 और आई के, ये इस वाली पोजीशन पे हुआ। इधर वाली पोजीशन पे निकाला है तो 2k लेमडा बाय 4, और डायरेक्शन क्या हो गई, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग यानी जे के वाली डायरेक्शन में, तो ये हो गया E8 पोजीशन बी इज इक्वल टू 2k लेमडा बाय 4, और डायरेक्शन हो गई क्या जे के। ये यहाँ पर हो गई, ये यहाँ पर हो गई इस वाली पोजीशन पर। अब यहाँ वाली पोजीशन की बात करें तो यू डायरेक्शन बनेगी, तो देखो आर केप क्या बनेगा, ये ओरिजिन, और यहाँ से आर वेक्टर इधर की तरफ, तो क्या बना ये वाला, ये बन गया 3 आई केप और 4 जे केप। तो E8 पोजीशन सी, ये कितना हो गया 2k लेमडा बाय आर। अच्छा, अब ये जो ओ सी वाला वेक्टर है ना, ये लिखना चाहें अगर अपन इधर की तरफ, तो ओ सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया 3 आई केप प्लस 4 जे केप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ओ सी वेक्टर का, ये हो गया 5, तो बन गया 2k लेमडा बाई 5। ये तो गया 2k लेमडा बाई आर। अब यूनिट वेक्टर निकालना चाहे तो कौन सी डायरेक्शन बनी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये वाली आर केप के अलोंग यानी ओसी केप। तो ओसी केप वाली डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई आर वेक्टर अपॉन आर यानी 3i प्लस 4j अपॉन 5। ये हो गया अपने पास सी वाली पोजीशन पर, ये सी वाली पोजीशन पर आंसर निकाला था। अब डी यहां पर आया है इस वाली पोजीशन पे, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ठीक सामने वायर की इस पोजीशन पे आके गिरेगा, यानी यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहां आकर के गिरेगा। और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें अगर अपन, तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 जेड एक्सिस के लिए है तो 0,0,-6, यानी जेड वाला कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा। देखो ये एक्स एक्सिस, फिर यहां से 3, फिर 4 इधर की तरफ गए और 6 ऊपर की तरफ गए। अब यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ठीक सामने परपेंडिकुलर गिर गया ऐसे, ये वाली पोजीशन। तो यहाँ ओरिजिन से 6 ऊपर की तरफ, जेड एक्सिस के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएंगे, और ये वाला कोऑर्डिनेट इसी के बराबर आया क्योंकि ठीक सामने परपेंडिकुलर डाला। जैसे एक्स एक्सिस है
और यहां से ऊपर ओरिजिन से ठीक ऊपर है, यहां से 2 आगे गए तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 2 आगे ही बन रहा होगा। तो जो कोऑर्डिनेट बन रहा है जेड वाला ये -6, तो ये भी -6। तो देखो ओडी वेक्टर जो बनेगा, ओडी वाली जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, ओडी वेक्टर वाली डायरेक्शन वो बनेगी 3 - 0 आई केप 4 - 0 जे केप, और -6 मिलाकर 0 हो गया तो कितना हो गया 3 आई केप प्लस 4 जे केप। और ओडी केप निकालना चाहें तो उसके लिए पहले इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो बन गया 5, तो ओडी केप क्या हो गया 3 आई केप प्लस 4 जे केप अपॉन 5। तो डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं अगर अपन, तो क्या बना डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया 2k लेमडा अपॉन 5 और 3 आई केप प्लस 4 जे केप अपॉन 5। ये दोनों वैल्यू एक जैसी आ गई, क्योंकि जो सी पर आंसर निकाला था मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और यहां से ऊपर जाए तो यहां भी वैसे के वैसे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो जेड कोऑर्डिनेट बदलने से फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जेड के परपेंडिकुलर उसको आना है। तो इसलिए इस वाली लाइन के अलोंग सभी पॉइंट पर, इस वाली लाइन के अलोंग सभी पॉइंट पर जो वैल्यू है वो एक जैसी आ रही है। यह है एग्जाम्पल वायर ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। दो चीजों के डेरिवेशन हम गाउस के पढ़ेंगे, थ्योरी गाउस थ्योरम उसके साथ करेंगे। एक होलो स्फीयर जो थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने, और एक ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, वहां से इसके डेरिवेशन छोटे पड़ते हैं। तो अभी भी हम इसका सीधा आंसर लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज भी साथ में ये होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए आंसर क्या होता है, सबसे पहले तो शीट कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं अपन, जैसे ये बोर्ड है ये वाला, ये खुद शीट है। अब इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब ये ऊपर बिल्कुल ऊपर तक जाता है, आकाश तक, नीचे बादल तक चल जाए, इधर अमेरिका तक चल जाए, उधर न्यूजीलैंड तक चल जाए। तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट वाला केस हो गया अपने पास। अब इनफाइनाइट लॉन्ग शीट का क्या है, अपन सामने वाला व्यू देखें, इधर से देखें अगर, तो इस शीट को अगर अपन ऐसे बनाएंगे इस तरह से, इधर इनफाइनाइट तक ऐसे, इधर भी इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक, तो ये पूरे बोर्ड के प्लेन में है, तो फिर पॉइंट हमें यहाँ ऐसे बनाना पड़ेगा। अब इसकी जगह हम ऊपर वाला व्यू बना दें। वैसे इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म होती है, रिलेटिव मतलब जैसे बोर्ड भी इनफाइनाइट की तरह बिहेव कर सकता है अगर अपन इसके बोर्ड के बिल्कुल पास में है, 1 माइक्रोमीटर की डिस्टेंस पर है, 10⁻⁻⁶ मीटर की डिस्टेंस पर है, तो ये बोर्ड भी बहुत लार्ज शीट की तरह से बिहेव कर रहा होगा। तो इनफाइनाइट का मतलब नहीं कि हमें इनफाइनाइट शीट ही लेकर के आनी है, इनफाइनाइट का मतलब हम उससे जिस डिस्टेंस पर हैं वहां से एंड्स देख रहे हैं, तो वो हमें काफी ज्यादा डिस्टेंस पर नजर आ रहे हैं। तो इस इनफाइनाइट शीट को अगर अपन ऊपर वाला व्यू देखें तो ऊपर वाले व्यू में इस तरह से बना दें अगर अपन इसको, इस तरह से ये शीट, और सामने से देख रहे हैं अगर अपन इसको ऐसे, तो ये शीट इस तरह से दिख रही है। और अब क्या है कि शीट ऐसे बना दी तो पॉइंट यहां बना पाएंगे बोर्ड पर अपन कि इन वाले पॉइंट पर हमें आंसर निकालना है। अब वैसे तो शीट क्या है कि इनफाइनाइट लेंथ की है, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, यू भी इनफाइनाइट और यू भी इनफाइनाइट, लेकिन हम इसको हमारे कोर्स में फाइनाइट लेंथ की शीट की जगह सिर्फ इनफाइनाइट लेंथ की शीट है, तो इससे डैश डैश बनाकर दिखाने की जरूरत नहीं है। हम चाहे तो सीधा इस तरह से लिख सकते हैं, और टोटल मिलाकर क्यू चार्ज एरिया है और सिग्मा चार्ज डेंसिटी इसकी, तो ऐसे प्लस प्लस चार्ज की लेयर बना रखी है इसे इस तरह से। और ये जो प्लस चार्ज है ना, इसको इधर से जाके देखो तो चूंकि इसकी विड्थ नहीं है इसलिए यही प्लस इधर से जाके भी वैसे के वैसे दिख रहा होगा, ये वाला प्लस, ये प्लस इधर से भी वही दिख रहा होगा। इस कारण से इसका सिग्मा जो है वो अपन ने Q/A लिख दिया। अगर इधर जो चार्ज है वो इधर से नहीं दिख रहा होता, यानी कुछ विड्थ होती है अगर, तो कुछ विड्थ होने की स्थिति में फिर ये इधर वाले एरिया पर भी होता, इधर वाले एरिया पर भी होता, लेकिन ये सिर्फ एक एक चार्ज के लेयर की ही विड्थ वाली शीट है, यानी इसी प्लस को आप इधर आके भी देख सकते हैं, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, यानी क्यू चार्ज जो है वो एरिया में है। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी किस तरह से डिफाइन किया अपन ने, Q/A, यह है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसका व्यू देखें अगर अपन सामने वाला, इसको अपन ऐसे बना दिया करेंगे इस तरह से, ये शीट इनफाइनाइट लेंथ की शीट। अब डैश डैश से नहीं बना के दिखा रहे होंगे, जैसे वायर में तो क्या है अपने फाइनाइट भी अपने कोर्स में था और इनफाइनाइट वाला भी था, तो फाइनाइट वायर को ऐसे बना देते थे, इनफाइनाइट वायर को, शीट को भी हम ऐसे बना देते हैं, सिंपली ऐसे, इसके साथ साथ ऐसे, बस उसपे सिग्मा लिख देते हैं। तो अगर लेमडा लिखा हुआ है ऐसे बना करके तो वायर है, और ऐसे बना करके सिग्मा लिखा हुआ है तो शीट है, शीट यानी इस तरह से इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। तो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह से डिफाइंड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां वाली पोजीशन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट इज इक्वल टू सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां सिग्मा की जगह Q/A डाल दे तो कितना हो गया, Q/2A एप्सिलॉन 0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई।
ये जो आंसर आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसमें आर नहीं आया है, सेपरेशन नहीं आई है, यानी हम यहाँ आंसर निकाल रहे हैं, यहाँ आंसर निकाल रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं, सब जगह एक जैसा आंसर है। तो ये पहला ऐसा केस है हमारे पास जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। पॉइंट चार्ज का आंसर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था। वायर का आंसर 2k लैम्डा बाय आर, वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जैसे अपन ने ग्रेविटेशन के दौरान प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ा था तो थोड़ी बहुत हाइट से जब फेंकते थे तो जी को एक जैसा लेते थे सभी जगह पर। अब सभी जगह जी एक जैसा लेते थे, तो जैसे यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड वाला केस हो गया, अर्थ वाला केस जिसमें हम फाइनाइट डिस्टेंस पे चीजों को फेंक रहे हैं, ऐसे ही अगर शीट से बहुत दूर वाली डिस्टेंस पर हम नहीं है, यानी शीट बहुत लार्ज शीट की तरह बिहेव कर रही है, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्या आंसर है? सिग्मा के टर्म में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 या क्यू बाय 2 एप्सिलॉन 0। ये जो हमने इनफाइनाइट लॉन्ग शीट पढ़ी है, ये कैसी है? ये नॉन कंडक्टिंग शीट है। अभी चीज शुरू में जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो सभी नॉन कंडक्टिंग है। साथ साथ हम डिफाइन करना है तो साथ भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट यूनिफॉर्मली चार्ज, और साथ में नॉन कंडक्टिंग शीट है ना। तो शीट जो है वो नॉन कंडक्टिंग वाली शीट है। तो आंसर याद रखना है अपने को, क्या है आंसर? आंसर है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 और क्यू बाय 2a एप्सिलॉन 0। और सेपरेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अगर अपन इसका ग्राफ बनाना चाहें ई वर्सेस आर का, तो इधर के सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे इधर की तरफ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, और यहाँ वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे। डायरेक्शन में अब ये डायरेक्शन माइनस में हो गई तो चाहे तो ग्राफ को इधर नीचे की तरफ बना सकते हैं। तो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह एक जैसा। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए ई का आंसर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 या क्यू बाय 2a एप्सिलॉन 0। डेरिवेशन हम गाउस के नियम के साथ देखेंगे, जब गाउस का नियम पढ़ेंगे तो उसके साथ देखेंगे। हालांकि इसको अपन डेरिवेशन में इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का कॉम्बिनेशन मान के भी कर सकते हैं, अभी कोई एग्जांपल के थ्रू भी देख लेंगे अपन इसको, कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के खूब सारे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से मिलकर बना हुआ हम इसको माने, और उसके लिए हम उसकी मदद से हम आंसर निकाल लें। तो सबसे बड़ी विशेषता जो आई है ना इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो ये है कि ये सेपरेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। अब एग्जांपल देखना चाहें कुछ अपन, तो एग्जांपल में दो शीट ले लें, जैसे अपन एक शीट ये वाली ले ली और एक और शीट ये वाली ले ली, और इस पर कुछ चार्ज डेंसिटी है 2q, एरिया है a, और इस पर -q और एरिया है a, और हमें ये दो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, और कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, जैसे ये ए, ये बी और ये डी, और इन पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी। तो हमें पता लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी। इन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इस टू के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? किसी भी जगह पर अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी डायरेक्शन, तो वहां मन में एक कूलाम चार्ज मान लो। तो ये वाली पोजीशन में मन में एक कूलाम चार्ज मान लिया, 2q के कारण डायरेक्शन इधर की तरफ आ जाएगी, और एक -q कारण डायरेक्शन इधर की तरफ आ रही होगी। तो 2q कारण रिपल्शन और -q कारण अट्रैक्शन। -q था, यहाँ माइनस नहीं लगाया, माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसके माइनस होने का यूज हमने डायरेक्शन दिखाने में कर लिया। तो 2q कारण इधर की तरफ और q कारण इधर की तरफ, तो इसका मतलब कितना हो गया ये वाला वैल्यू a पर? अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर लिखना चाहें तो कितना बना? 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन 0 और q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो कितना बच गया अपने पास कुल मिलाकर? q अपॉन 2a एप्सिलॉन 0, और डायरेक्शन उधर की तरफ, यानी कि आगे डायरेक्शन -ik। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट a। और बी वाली पोजीशन पर आंसर निकालना चाहें तो बी वाली पोजीशन पर कैसे निकालेंगे? यहाँ मन में कूलाम चार्ज मानो, 2q कारण क्या? रिपल्शन इधर की तरफ, और -q कारण क्या? अट्रैक्शन, यानी इसी तरफ। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में। अब माइनस क्यों नहीं लगाया? माइनस का यूज डायरेक्शन दिखाने में कर चुके हैं अपन। तो ये हो गया अपने पास टोटल मिलाकर कितना? 3q। तो ये हो गया 3q अपॉन 2a एप्सिलॉन 0। ये जो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, ये अपन ने yz प्लेन में रखी है, यानी ऐसे इस तरह से। तो ये जो डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन किधर की तरफ आ गई? आई केप वाली डायरेक्शन में। और डी वाली पोजीशन की बात करें तो डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? मन में कूलाम चार्ज मानो, 2q कारण रिपल्शन यानी इधर की तरफ, -q कारण अट्रैक्शन यानी इधर की तरफ। तो टोटल मिलाकर जो वैल्यू बनी वो क्या बन गई? इधर की तरफ q अपॉन 2a एप्सिलॉन 0, और डायरेक्शन क्या हो गई? डायरेक्शन हो गई आई केप। अब
ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर आया है, इसी आंसर को निकालने के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पॉइंट ए पर आंसर निकालने के लिए जब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, नहीं इस शीट को थोड़ा सा किसका कि यहाँ पे ले आए तो भी आंसर वही आएगा, यहाँ ले आए तो भी आंसर वही आएगा, तो दोनों शीट को एक साथ ही रख दें। अब इस शीट को उठाकर यहीं रख दिया तो 2q ये और माइनस क्यू ये टोटल मिलाकर चार्ज कितना हो गया, q। अब इस क्यू के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, तो एक ही शीट का आंसर लिखना रह गया और कितना हो गया, q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। देख सकते हैं आप, q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 डायरेक्शन माइनस आई कैप। ऐसे ही इस वाले पॉइंट पर निकालना है तो इन दोनों को उठा के साथ रख दो, तो q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 डायरेक्शन आई कैप। लेकिन बी वाले पॉइंट के लिए इसको उठाकर किधर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर कोई शीट यहाँ है और इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो इधर की तरफ डायरेक्शन आई। अब अगर इसको उठा करके आपने इधर रख दिया तो इधर रखने पर फिर डायरेक्शन इधर की तरफ आ जाएगी, तो डायरेक्शन ही बदल जाएगी उसकी। इसलिए एक पॉइंट के एक तरफ की सारी शीटें एक साथ ले लो, लेकिन एक पॉइंट के उधर की शीट को उठाकर इधर नहीं लाना है, अगर लाओगे तो डायरेक्शन चेंज का भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा। तो वो ध्यान ना रखना पड़े इसलिए एक पॉइंट के एक तरफ की सारी शीटें एक साथ ले ली। तो इस पॉइंट के इधर ही थी सारी शीटें तो एक साथ ले ली, इस पॉइंट की इधर थी दोनों तो एक साथ ले ली, और इसके दोनों अलग अलग रखते हुए हमने आंसर निकाल लिया। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट का एग्जाम्पल। अब इसमें मान लो कि शीटें एक से ज्यादा हैं तो फिर उस वाली स्थिति में किस तरह से आंसर निकालेंगे। तो मान लो कि 3-4 शीटें ले ली अपन ने और यहाँ पर और ये 2 सिग्मा माइनस सिग्मा 3 सिग्मा और 1 सिग्मा इस तरह से ले लिया वैल्यू, और ये है इनफाइनाइट लॉन्ग शीट और पॉइंट ले लीजिए जैसे ये ए बी डी ई एफ, इन पर आंसर निकालना है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये जो शीट्स ली हैं अपन ने ये वाई जेड प्लेन में ले ली, और अगर ये वाई जेड प्लेन में है तो इसका मतलब जो इस प्लेन के परपेंडिकुलरली डायरेक्शन है, प्लेन के परपेंडिकुलर इधर और इधर, ये एक्स एक्सिस हो गई यानी आई कैप, और ये वाली माइनस एक्स एक्सिस हो गई यानी माइनस आई कैप। अब जो आंसर निकालना है अपने को उसमें क्या है कि अपन पॉइंट ए पर आंसर निकालना है, तो अब सब शीटों के लिए अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। हमने अभी देखा कि सारी शीटों को एक साथ रख सकते हैं अपन। तो पॉइंट ए पर आंसर निकालना है तो सबको एक साथ रख लो, कितना हो गया सबका मिलाकर, ये तो 0 हो गया ये वाला, और 3 सिग्मा और 2 सिग्मा मिलाकर कितना हो गया 5 सिग्मा। 5 सिग्मा हो गया, तो यहाँ पर इधर की तरफ कितना आ गया, ए पर डायरेक्शन इधर की तरफ, और वैल्यू क्या हो गई E8A इक्वल टू 5 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 डायरेक्शन माइनस आई के। अच्छा, अब बी वाले पॉइंट पर देखो, तो बी वाले पॉइंट पर क्या होगा, बी वाले पॉइंट पर आंसर लिखना है अगर अपने को, तो ये एक शीट इधर और इन तीनों को एक साथ ले लो, इन तीनों को एक साथ लिया तो कितना हो गया 3 सिग्मा और सिग्मा 4 सिग्मा और माइनस सिग्मा यानी वापिस 3 सिग्मा। तो बी वाले पॉइंट के लिए इधर 3 सिग्मा, तो इसके कारण इधर की तरफ 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, और इसके कारण इधर की तरफ 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, तो नेट कितना बच गया उधर की तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 डायरेक्शन माइनस आई कैप। डी पर इन दोनों को साथ ले लो, क्या हो गया सिग्मा डायरेक्शन इधर की तरफ यानी कितना हो गया डी वाली पोजीशन पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, और डायरेक्शन जो है वो इधर की तरफ यानी इन दोनों का कारण मिला के सिग्मा इधर, अच्छा ये सिग्मा इसके कारण हुआ और इन दोनों का मिला के निकाले आंसर, तो 4 सिग्मा इसके कारण, तो 4 सिग्मा इसके कारण और इन दोनों का मिला करके सिग्मा इधर के कारण, तो दोनों मिलाकर टोटल वैल्यू कितना हो गया 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 और डायरेक्शन उधर की तरफ यानी क्या माइनस आई कैप। ई पर लिखना चाहें तो ई वाली पोजीशन पे क्या बनेगा, ई वाली पोजीशन पे इन तीनों कारण 3 2 5 और 4, तो 4 सिग्मा इधर और सिग्मा कारण इधर, तो नेट कितना बच गया 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, और डायरेक्शन कौन सी आ गई आई कैप। एफ वाले पॉइंट पर सभी एक साथ यानी कितना 3 और 2 5, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 5 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, लेकिन डायरेक्शन जो है वो आई कैप। तो एफ वाले पॉइंट पर यहाँ लिख देते हैं, एफ वाले पॉइंट पर 5 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 डायरेक्शन आई कैप। तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के कारण हमने जाना आंसर कि एक पॉइंट के एक तरफ की सारी शीट एक साथ ले लेंगे, एक पॉइंट के एक तरफ की सारी शीट एक साथ ले लेंगे, तो इफेक्टिवली या तो एक शीट का सवाल रह जाएगा जैसे पॉइंट एफ के लिए, या 2 शीट का सवाल रह जाएगा इन पॉइंट के लिए, चाहे शीटें कितनी भी सारी यहाँ पर रखी हुई हों। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये अपन इनफाइनाइट लॉन्ग शीट की बात कर रहे थे। अभी अपन ने जो शीट ली थी उसकी लेंथ भी इनफाइनाइट थी और विड्थ भी इनफाइनाइट थी, तो उसके लिए आंसर आया था अपने पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, लेंथ और विड्थ दोनों इनफाइनाइट, यानी इसी सवाल में समझाना चाहूँ तो ये ऐसे भी इनफाइनाइट और ऐसे भी इनफाइनाइट,
लेकिन इस सवाल में अब क्या किया है अपन ने एग्जाम्पल में, इसमें लेंथ तो इनफाइनाइट ली है अपन ने, लेकिन विड्थ जो है वो फाइनाइट ली है। विड्थ इसकी W है, थिन इनफाइनाइट लॉन्ग शीट ऑफ विड्थ W। और अब हमें कुछ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। कहाँ पर पता लगाना है? तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विच लाई इन द सेम प्लेन एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम वन एज। जैसे ये एज यहां से d डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P ले लिया अपन ने, ये वाला, इस पर पता लगाना है। एक तो ये वाली पोजीशन है, और दूसरा क्या है, एक डी डिस्टेंस पर यहाँ पर जो दोनों तरफ से सिमेट्रिकल, यानी बिल्कुल बीचों बीच वाली डिस्टेंस, यानी यहाँ वाली पोजीशन से यहाँ से इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर आंसर निकालने के लिए तो अपन टॉप व्यू बना देंगे सेकंड वाले पार्ट के लिए। पहले अपन फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसी प्लेन में, इन द सेम प्लेन, इसी प्लेन में एक पॉइंट P लिया है अपन ने, और उस पर हमें डी डिस्टेंस पर वैल्यू पता लगानी है। अब कैसे आंसर निकालें? इनफाइनाइट लॉन्ग शीट तो नहीं है, सिर्फ लेंथ इनफाइनाइट, विड्थ तो फाइनाइट है। तो इसके लिए आंसर निकालने के लिए अपन एलिमेंट लेने का सोचें। तो क्या एलिमेंट ले सकते हैं अपन इसमें? एलिमेंट ले सकते हैं जो लार्जेस्ट पॉसिबल हो और मोस्ट सिमेट्रिकल हो। तो वो अपन इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले लें एलिमेंट। तो अपन ने क्या किया कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर एलिमेंट ले लिया इस तरह से, जिसकी विड्थ जो है वो कुछ dx ले लिया अपन ने। ये है वायर, यहां से x डिस्टेंस पर dx विड्थ का, ये dx विड्थ का वायर, और इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा। ये क्या लिया है अपन ने? ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया है। और इस वायर के लिए ये वायर लिया है, इस वायर के लिए P पॉइंट, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आएगा? इधर की तरफ, DE जो आएगा उसकी डायरेक्शन इधर। अब जितने भी एलिमेंट होंगे ना, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, सभी एलिमेंट के लिए जो डी की डायरेक्शन है वो सेम आएगी, लेकिन सभी के लिए डिस्टेंस अलग अलग है। तो सबका जो मैग्नीट्यूड है वो ऐड करें। तो पहले तो इस पर चार्ज लिखना चाहें अपन, तो इस पर चार्ज कैसे लिखेंगे? मान लो इस पर चार्ज DQ है, तो ये DQ चार्ज कैसे लिखेंगे? DQ, तो DQ चार्ज लिखना चाहें अगर अपन, तो सिग्मा तो है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसकी लेंथ मान लो L, वैसे तो इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा है, पर वो बहुत ज्यादा भी मान लो उसका नाम L है, तो L इंटू डी एक्स, ये इसका एरिया हो गया, L इंटू डी एक्स। ये है DQ, DQ की वैल्यू, और हमें लिखना है लेमडा, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? DQ अपॉन L। तो DQ अपॉन L करें तो L वो कैंसिल हो गया, और क्या बचा रह गया? सिग्मा इंटू डी एक्स। तो इस पर जो चार्ज डेंसिटी आ गई लेमडा, उसकी वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू डी एक्स। अब हमें इस P वाली पोजीशन पर D की वैल्यू निकालनी है। तो क्या बनेगी D की वैल्यू इस P वाली पोजीशन पर? 2k लेमडा बाई आर, ये होता है फॉर्मूला, 2k लेमडा बाई आर, और वैल्यू डाल दें। तो 2k लेमडा की वैल्यू क्या बनी? सिग्मा इंटू डी एक्स अपॉन आर। आर का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यानी कितना? x। ये है इस एलिमेंट के कारण यहाँ पर D। अब सभी एलिमेंट कारण टोटल मिला के ऐड करें, टोटल मिला के ऐड करें तो इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन करें तो ये है E, और यहां से 2k और सिग्मा बाहर आ गया, और क्या बचा रह गया? dx अपॉन एक्स। लिमिट लगा दें, तो लिमिट कहां से लग जाएगी? पहला एलिमेंट यहां से d डिस्टेंस पर आया, और आखिरी वाला d प्लस डब्ल्यू, तो लिमिट कहां तक लग जाएगी? d से लेकर d प्लस डब्ल्यू, तो हो गया 2k सिग्मा और ln dx अपॉन एक्स, यानी d प्लस डब्ल्यू अपॉन डी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, 2k सिग्मा ln d प्लस डब्ल्यू अपॉन डी। कहाँ के लिए आंसर निकाला अपन ने? जो उसी प्लेन में था ना, उस वाले पॉइंट के लिए। अब अगर अपने को आंसर निकालना है जो प्लेन के सिमेट्रिकल है लेकिन यहाँ पर है, तो इसके लिए फिर अपन क्या करें? इसका टॉप व्यू बनाते हैं। तो इसी का टॉप व्यू बना करके देखते हैं अपन। तो इसका टॉप व्यू किस तरह से बन रहा होगा इसी क्वेश्चन में। अब की बार सेकंड पार्ट को सोल्व करने जा रहे हैं अपन। तो सेकंड पार्ट के लिए टॉप व्यू बना करके सोल्व करना जा रहे हैं। इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, लेकिन विड्थ जो है इसकी वो फाइनाइट है। तो फाइनाइट विड्थ की शीट के लिए आंसर निकालना है अपने को। टॉप व्यू बनाया अगर अपन ने, ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट थी ऐसे, और इसका टॉप व्यू बनाया तो किस तरह से दिख रहा होगा आपकी बार अपने को वो? तो ये हो गया वो शीट का टॉप व्यू, ये विड्थ है इसकी W। सिमेट्रिकल पोजीशन पे आंसर निकालना आता है। सिमेट्रिकल पोजीशन का मतलब क्या हो गया? इधर भी W/2, इधर भी W/2।
अब हमें इस पी पॉइंट पर आंसर निकालना है, तो ये अपन एलिमेंट ले लिया यहाँ पे, जिस डिस्टेंस पर आंसर निकालना है वो है डी डिस्टेंस, तो ये हो गया डी डिस्टेंस। तो कहाँ पर आंसर निकालना है अपने को, ये है शीट, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, और विड्थ थी इसकी डब्ल्यू, और ऐसे इनफाइनाइट लेंथ और विड्थ डब्ल्यू, तो अपन इसका टॉप व्यू बना दिया, टॉप व्यू बना दिया तो इस तरह से दिख रहा है, और इस वाले पॉइंट पर आंसर निकालना है अपने को। अभी वायर दिख रहे हैं ऐसे खूब सारे, ऐसे वायर, इनफाइनाइट लेंथ के वायर खूब सारे, ये सब वायर इनफाइनाइट लेंथ के। और ये क्या है, ये जैसे अपन एलिमेंट लिया एक्स पर जाकर के ऐसे dx विड्थ का एलिमेंट लिया, क्या है ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है ऐसे। इसके लिए पी पॉइंट पर डायरेक्शन किधर की तरफ आएगी, पी वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन आ गई, डीई की डायरेक्शन, डीई। मान लो एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, डी के दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर और एक इधर, ये हो गया डीई कोस थीटा, और इधर वाला डीई साइन थीटा। अब जो अपन ने आंसर निकाला है इसमें इंटीग्रेशन करके इसकी वैल्यू निकालें। इसके पहले अगर कोई पार्ट सिमेट्री से कैंसिल हो जाए तो उसे कैंसिल करने का सोचें, तो w/2 दोनों तरफ है ना, इसलिए अपन x पर जाकर dx विड्थ का एलिमेंट इधर की तरफ भी लेते हैं, अगर सेम x पे जाकर के सेम dx विड्थ का, तो इस वाले एलिमेंट के लिए जो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर और एक इधर, उसमें d साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा और d कोस थीटा जो है वो ऐड हो जाएगा। इसके लिए भी सेम वही सिमेट्रिकल ले लिया अपन ने एलिमेंट, ऐसे ही ये d, ये एंगल थीटा, तो ये डी कोस थीटा और डी साइन थीटा, तो कौन सा वाला पार्ट कैंसिल हो गया, डी साइन थीटा, और डी कोस थीटा वाला पार्ट ऐड हो गया, तो टोटल मिलाकर ई नेट लिखना चाहें अगर अपन, तो ई नेट किसके बराबर हो गया, वो आंसर हो गया ट्वाइस ऑफ डी कोस थीटा। ट्वाइस मतलब आधा ऊपर से आधा नीचे से, तो ये सारा मिलकर के ट्वाइस ऑफ डी कोस थीटा। डी की वैल्यू लिखें, डी क्या बनेगा, डी बराबर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए इस डिस्टेंस का नाम अगर अपन आर दें, तो ये डी है और ये एक्स है, तो रूट आर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा वैल्यू, डी बराबर 2k लेमडा अपॉन आर, ये डी की वैल्यू इसमें डाल दे वैल्यू, तो 2k लेमडा की वैल्यू भी अपन ने निकाली थी, क्या, सिग्मा इंटू डी एक्स और अपॉन आर, आर कितना बन जाएगा ये वाला, आर बराबर अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आर का वैल्यू हो गया। ये अपन ने लिखा डी, और कोस थीटा की वैल्यू भी लिख रहे हैं साथ में, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, कोस थीटा इक्वल टू ये बेस और ये हाइपोटेनस, यानी डी अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू उठा करके यहाँ से यहाँ डाल दे अपन, इससे ई नेट की वैल्यू पता लग जाएगी, तो ये हो गया अपने पास 2, और डी, डी की वैल्यू डालें 2k लेमडा अपॉन 2k लेमडा की वैल्यू भी डाल दें साथ में, सिग्मा dx अपॉन रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस थीटा भी डाल देते हैं साथ में, तो कितना हो गया इनटू डी ये वाला, और ये रूट रूट मिलकर कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो इसमें है ये, एक इसमें है, दोनों मिलाकर कितना हो गया, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ई नेट की वैल्यू लिखना चाहें अगर अपन, तो क्या हो गया, ई नेट बराबर 2 और 2 ये 4, के का मतलब 4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा, और डी बाहर, क्या बचा रहेगा यहाँ पे अपने पास, डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर एक्स की लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर w/2 तक। तो पहले तो इसका इंटीग्रेशन की बात करें, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन आपको अभी इंटीग्रेशन जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे, लेकिन हल्का सा आइडिया देता हूँ, डी एक्स बराबर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो यहां पर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए का नाम जो है ना वो हो गया डी, तो 4 तो कैंसिल हो गया, और क्या बचा यहाँ पर, ये बचा सिग्मा डी अपॉन पाई एप्सिलॉन 0, और इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन डी और टेन इनवर्स एक्स अपॉन डी, और लिमिट लगाएं साथ में, एक्स की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, 0 से लेकर w/2, 0 से लेकर के और w/2, तो इसमें से ये डी कैंसिल हो गया, और ई नेट की जो वैल्यू आई अपने पास वो क्या आ गई, ई नेट इक्वल टू, ये बन गया अपने पास डी कैंसिल होने के बाद सिग्मा बाय और 2 एप्सिलॉन पाई एप्सिलॉन 0 ये, और टेन इनवर्स w/2d, w/2d, और लोअर लिमिट 0 डाल दे तो 0 हो गया, तो ये लिमिट बन गई, ये ई नेट की वैल्यू आ गई।
अच्छा, अब अगर अपन इस पर जाएं, इनफाइनाइट लॉन्ग वाली शीट पर, जो अपन ने थ्योरी पढ़ी थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, उस वाले केस पर जाएं, तो लेंथ ऑलरेडी इसकी इनफाइनाइट है, विड्थ को भी इनफाइनाइट कर दें, अगर अपन विड्थ को भी इनफाइनाइट कर दें और यहाँ डाल दें इफ विड्थ टेंड्स टू इनफाइनाइट, विड्थ को इनफाइनाइट कर दिया तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट कितना हो जाएगा वो पाई बाई 2। तो उस वाले केस के लिए आंसर लिखना चाहें अगर अपन, तो ई नेट का आंसर कितना हो गया, ये हो गया सिग्मा अपॉन पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो गया टेन इनवर्स इनफाइनाइट यानी पाई बाई 2, पाई कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। तो ये वही आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अपन ने इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए किया था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। तो डेरिवेशन जो भी थोड़ी देर पहले अपने नहीं किया था, हमने कहा था गाउस के नियम से करेंगे, वही वाला डेरिवेशन का यूज यहाँ पर आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, है ना। तो डेरिवेशन एक आगे जाके गाउस थ्योरम से तो करेंगे इसी, तो 2 पॉइंट पर आंसर निकाल लिया अपन ने। अच्छा, जो आंसर हमने इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए बात करी थी, उसमें एक आखिरी केस ये बचा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की जैसे क्या विशेषता होती थी। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या देखा था, प्रोजेक्टाइल मोशन वाले केस के लिए कंडीशंस की बात करें अगर अपन, प्रोजेक्टाइल मोशन का याद हो किसी को कंडीशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की कंडीशन ये हुआ करती थी कि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल है ये वाला थीटा, वो 0 से और 180 के बीच में कुछ भी रहा हो, लेकिन 0 और 180 नहीं हो। 90 हो सकता है, हाँ 90 हो सकता है। सर्कुलर मोशन में भी 90 होता था, यहाँ भी 90, दोनों 90। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट नहीं होता था, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो कांस्टेंट होना जरूरी है। तो जो दूसरी कंडीशन है, जो इसको प्रोजेक्टाइल मोशन की जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है, वो है एक्सेलरेशन वेक्टर शुड बी कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट हमको मोशन अंडर ग्रेविटी मिला था, यानी जी कांस्टेंट मिला था, तो हमने एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी प्रोजेक्टाइल मोशन वाला केस तब के लिए किया था जब हम हवा में चीजें फेंकते थे और जी का यूज किया करते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह का यूज कर लिया करते थे, 2u sin थीटा बाई जी वगैरह। ऐसे ही अब हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग शीट वाले केस में भी ऐसी ही स्थिति हमको अवेलेबल है। इनफाइनाइट लॉन्ग शीट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिला है वो यूनिफॉर्म मिला है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। अब इसका यूज करें अपन, तो जैसे मान लो कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है और ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और हमने यहाँ से एक चार्ज जो माइनस क्यू वाली वैल्यू वाला है उसको थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया। तो थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो पहले ये सोच के बताओ कि इसका पाथ कैसा होगा, और कुछ भी नहीं ग्रेविटी वगैरह, सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है क्यू ई, यानी क्यू इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, ये कैसा है, ये कांस्टेंट है। तो माइनस क्यू कोमा एम वाला अगर ये है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आया उधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर, तो चार्ज नेगेटिव है इसलिए फोर्स नीचे की तरफ। ये फोर्स कैसा आया, कांस्टेंट। तो जो एक्सेलरेशन है वो कैसा आ जाएगा, कांस्टेंट। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन वाली कंडीशन है वो यहाँ दूसरी बार फुलफिल हो जाएगी। और पहले कब हुई थी, मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो अगर हमें जैसे टाइम पीरियड वगैरह लिखने हैं तो टाइम पीरियड क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ वाले केस में यू वेलोसिटी से अगर हमने इसको प्रोजेक्ट किया तो 2u sin थीटा बाई, वहां जैसे जी लिखा करते थे वैसे ही यहाँ जी का नाम क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम, यानी कितना हो गया, जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो गई, 2u sin थीटा बाय क्यू बाई एम और इंटू ई, ई का मतलब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। ऐसे ही हाइट मैक्सिमम निकालनी है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और जी का नाम क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई एम। तो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के केस के लिए भी अपने पास एक तरह से ये व्यवस्था हो गई कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाली जो चीजें थी उसका यूज कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने भी कंप्लीट किया है अलग अलग चीजों के कारण, और उसी के करस्पॉन्डिंग के कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन है, सारे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन है। तो जो आपको क्वेश्चन करने हैं, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन बी, पार्ट 2 सेक्शन बी, और 2 पार्ट 1 का 1 2 4 5 6, ये स्टार इसलिए लगा रखा है कि वो रो बराबर रो नोट आर स्क्वायर, रो बराबर रो नोट आर वेरिएबल चार्ज डेंसिटी वाला सवाल है, उसका कॉम्प्रिहेंशन भी है ये 6 7 8 एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में वेरिएबल चार्ज डेंसिटी का। इसमें आपको काफी सारे सवाल जो हैं वो स्फीयर के मिल जाएंगे और साथ में वेरिएबल चार्ज डेंसिटी के मिल जाएंगे, तो साथ में ही ये प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो ये होमवर्क आप लिख लें और इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा इस तरह से। आपका ये शीट आपके पास अगर नहीं है तो
आप आपके दोस्त से फॉरवर्ड करा लें व्हाट्सएप पर इस तरह से, या नहीं है तो आपके क्लास टीचर को मैसेज करें, वो आपको ये शीट व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देंगे।